बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आरआई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा आज चौथा पार्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है, जिसमें हम एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ मसल्स अपॉन द स्केलेटन। जो मूवमेंट्स होती हैं एनाटॉमिकल, जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं कि जो मसल की मूवमेंट होती है स्केलेटन की अटैचमेंट के साथ, उसको डिस्कस किया जाता है। द टर्म यूज्ड अज्यूम दैट द बॉडी बिगिन्स इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। और जितनी भी मूवमेंट हम इसमें कंसिडर करेंगे वो सब की सब जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में कंसिडर करेंगे, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन में रहते हुए हम इन मूवमेंट्स का जायज़ा लेंगे और उनको मुख्तलिफ नेम देंगे। मोस्ट मूवमेंट्स हैव एन अपोजिट मूवमेंट आल्सो नोन एज एन एंटागोनिस्टिक अपोजिट मूवमेंट। We have described the terms in antagonistic pair for the case of understanding। देखिए, इस पैरा में ये बताया गया है कि हर जो मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे उसकी अपोजिट मूवमेंट भी है जिसे हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है ये तमाम जो टर्म्स हैं इनको पेयर की सूरत में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो दो टर्म हैं एक दूसरे की अपोजिट वो हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। पहले हम फ्लेक्शन की बात करते हैं। फ्लेक्शन रेफर्स टू द मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। ये तो है डेफिनेशन कि फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें कि एंगल जो होता है टू बॉडी पार्ट्स के दरमियान वो डिक्रीज होता है, कम होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई हैं। Flexion at the elbow is decreasing the angle between the ulna and the humerus। कि flexion at the elbow is decreasing the angle between the ulna and the humerus। ulna और humerus के दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं एल्बो फ्लेक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। When the knee flexes, the ankle moves closer to the buttock and the angle between the femur and the tibia gets smaller। अब यहाँ पर देखें हमारे जो सेकंड एग्जांपल दी है वो दी है हमारे लेग की मूवमेंट की, और इसमें अगर मूवमेंट हम इस तरह से करें कि हम अपना एंकल जॉइंट जो है वो हम लेकर जाएं हिप की तरफ, तो ये हमारा मूवमेंट जो होती है ये हमारी बैक साइड पे होती है, पोस्टीरियर पर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं एरो का साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। हमारी लेग अगर सीधी होती तो एंगल जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही इसको बेंड करके हम अपनी जो है एडी जो है इसको या एंकल जॉइंट को मूव कर रहे हैं अप, यानी बटक की साइड पर, तो एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो ऊपर जो हमारी फीमर बोन होती है, नीचे जो है ये हमारी टिबिया होती है, ठीक है, यानी थाई में हमारी फीमर बोन होती है। तो ये इसके करीब आ रही है और करीब आने पर क्या होता है कि जो एंगल है वो स्मॉलर हो जाता है। तो ये मूवमेंट थी फ्लेक्शन। अब सेकंड मूवमेंट हम बात करते हैं एक्सटेंशन। रेफर्स टू मूवमेंट दैट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। अब ये जो मूवमेंट है एक्सटेंशन की ये अपोजिट है। एक्सटेंशन रेफर्स टू द मूवमेंट दैट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। टू बॉडी पार्ट्स है उनके दरमियान एंगल को इंक्रीज़ करती है। जैसे कि अगर हम फ्लेक्शन से वापस हम अपने जो एल्बो जॉइंट है इसको हाथ को अगर हम सीधा करें, जैसे कि पिक में दिखाया गया है, एरो दिखाया गया है एक्सटेंशन, यानी कि ऊपर देखें पहले जो हमें आर्म दिखाया गया है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा। और अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लें हमारे हाथ को, ठीक है, तो एक्सटेंशन वाली सूरत में ले आएँ तो यहाँ पर 180 डिग्री का 170 डिग्री का एंगल हो जाता है, यानी कि एक्सटेंशन में जो है ये एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है।
इसी तरीके से जो एक्सटेंशन आप नी को स्ट्रेटन करने पर, ठीक है, लोअर लिम्ब में, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी जो है एक्सटेंड अगर हम करेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा। अब ये जो पिक नीचे दिखाई गई है आपको, इस पिक में देखिए आप कि जैसे ही हम वापस फ्लेक्शन वाली सूरत से एक्सटेंशन की तरफ ला रहे हैं, यानी स्ट्रेट कर रहे हैं हम लेग को, जो बेंडिंग पोजीशन में उसे हम स्ट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एंगल जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही एक एडिशनल टर्म है हाइपर एक्सटेंशन। इट इज़ मोर एक्सटेंशन देन नॉर्मल। अब इससे जो है ये जो सेकंड जो यानी कि थर्ड जो पिक दिखाई गई है यहाँ पर, ये जो लेडी को दिखाया गया है आगे की तरफ, इसका सर झुक रहा है, ठीक है, हेड डाउन हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन है। और स्ट्रेट अगर कर रहे हैं तो ये वापस एक्सटेंशन की सूरत में आ गई हैं। और इसको फर्दर हम पीछे की तरफ हम अपने सर को ले जाते हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है ये कहलाती है हाइपर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एंगल जो है हमारा वो 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ जो फिंगर जो है उसमें आप देखें जो मिडिल पिक दिखाई गई है यहाँ पर, कि जो फिंगर है वो फ्लेक्शन की सूरत में आगे की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, फिर स्ट्रेट किया तो वो एक्सटेंशन हो गया, और फर्दर थोड़ा पीछे की तरफ हम बेंड करते हैं, ठीक है जी, डोर्सल साइड पर, तो ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। अब ये नेक्स्ट पेयर है अबडक्शन एंड अडक्शन। Adduction and abduction are two terms that are used to describe movements towards or away from the midline of the body। तो ये दो टर्म्स हैं जिसमें के मूवमेंट को बताया गया है कि मिड लाइन के या तो करीब लेकर जाते हैं हम अपने आर्म्स वगैरह को, ठीक है, या लेग को, और या उससे हम दूर ले जाते हैं। तो पहली हमारी टर्म इसमें जो है वो है अबडक्शन। इट इज़ ए मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी जो हम इमेजिनरी लाइन हमारी है जो हमारे सेंटर ऑफ बॉडी से गुजरती है, ठीक है, उससे अगर हम अपने किसी भी ऑर्गन को दूर लेकर जाएं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप आर्म देखिए कि आर्म को हम दूर लेकर जा रहे हैं, तो ये अबडक्शन है। और अगर इसको वापस लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे येलो जो आपको एरो नज़र आ रहा है वो शो कर रहा है कि हमारा जो आर्म है वो वापस जो है हमारी बॉडी के करीब आ रहा है। जब करीब आ रहा है तो एडक्शन है। और एक अगर कभी ज़िंदगी में भूल जाएं तो ये बात याद रख लिए कि जो एडक्शन है, ठीक है, एड आता है, मतलब एड का मतलब होता है करीब आना है, जमा करना, तो इससे भी आप कर सकते हैं। और सेकंड आपको अगर एक बात याद रख ली तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट मूवमेंट है एडक्शन। It is a movement toward the midline. Adduction of the hip squeezes the leg together. जैसा कि दिखाया गया है आपको पिक में, देखिए कि लेग जो है उस लेग को एरो से शो किया गया है, वो जो हमारी राइट लेग है उसके करीब लाया जा रहा है, तो ये हो गया एडक्शन। सिमिलरली ऊपर जो आर्म है, आर्म को बॉडी के करीब लाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा एडक्शन। In fingers and toes, the midline used is not the midline of the body, but of the hand and the foot respectively। या तो इसमें जो midline है वो हमारे हाथ की है या जो है हमारे पैर की होती है। तो therefore abducting the fingers spread them out, यानी कि abduct करने का मतलब है कि हम उंगलियों को हम खोल दें, जैसा कि आप बी वाले हिस्से में देख रहे हैं पिक्चर में कि उंगलियों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। तो इस तरीके से फिंगर्स को दूर ले जाना ये अबडक्शन कहलाता है। और वाइल एडक्शन मीन्स ब्रिंगिंग फिंगर्स क्लोज़र। तो जो जो पिक है इसमें आप देखिए कि फिंगर्स को करीब लाया जा रहा है, तो ये करीब लाना जो है एडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी सरकमडक्शन। सरकमडक्शन ये सर्किल से निकली है, ठीक है जी, सर्कुलर और मोर प्रिसाइसली कॉनिकल। कॉनिकल मीन्स कि कौन, जैसे हमारे आइसक्रीम की कौन होती है, एक तरफ जो है ना उसका बिल्कुल नैरो पार्ट होता है, एक तरफ वाइड पार्ट होता है। तो इसी तरीके से आइसक्रीम की कौन की तरह आप यहाँ पर देखें, मूवमेंट देखें हमारी हैंड्स की, ठीक है।
इसमें क्या है कि जो हमारा आर्म है उसको जो है उसकी मूवमेंट शो की गई है, ठीक है, कि हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, आगे की तरफ लाते हैं, फ्लैक्शन होती है, फिर करीब लाना बॉडी के और दूर ले जाना, ठीक है। इस तरीके से जो आपको ये यहाँ पे एरो में सर्किल नज़र आ रहा है, इस अंदाज में जो है ये मूवमेंट होती है। तो चूँकि इसमें कोन लाइक शेप बनता है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर जो जॉइंट है कि इसमें एग्जांपल दी गई है सच एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और द आई को हम रोटेट करते हैं, हमारी आई के जो है वो आई को घुमाना, चारों तरफ देखना, ठीक है, वो भी एक सर्कमडक्शन की एग्जांपल है। और इसी तरीके से हमारा शोल्डर जॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसमें जो है एक रोटेशन होती है जो कि ये इस बड़ी पिक में दिखाई भी गई है। और सिमिलरली जो है हमारा जो लेग है इसमें भी सर्कमडक्शन मूवमेंट होती है, ठीक है जी। यहाँ पर भी देखें आपके ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नैरो एंड जो है ये हिप जो जॉइंट है हमारा यहाँ पर है, और वाइडर जो शेप बन रहा है वो हमारा अवे फ्रॉम दिस जॉइंट बन रहा है। और एक जो है इसकी जो मूवमेंट है वो जो है कम्बिनेशन है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन की, ठीक है जी। ये जो है थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे फर्दर देख लें आप। इट कैन अकर एट शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, थंब, फिंगर्स, एंकल और फुट, टो एंड द हेड, ठीक है। ये डिफरेंट जो है वो मूवमेंट इन जगहों पर हो सकती हैं। इसके बाद है इसमें सरकमडक्शन और रोटेशन के डिफरेंस बताया गया है कि सरकमडक्शन क्या है, ये इसमें क्या होता है, दिस इज़ वेयर द लिम्ब मूव्स इन ए सर्किल, दिस अकर्स एट मैनी जॉइंट्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो इसमें आप पिछली उसमें देख चुके हैं, या नीचे यहाँ जो पिक दिखाई गई है इसमें सरकमडक्शन को दिखाया गया है, जबकि सेकंड जो रोटेशन है दिस इज़ वेयर द लिम्ब टर्न्स राउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस लाइक टर्निंग हेड, यानी हेड को हम जो है दाएं बाएं मोड़ें, ठीक है, दाएं बाएं मोड़ना हमारा, ठीक है, वापस सीधा लेकर आना, ये जो है रोटेशन कहलाता है। इसी तरह हम अपनी लेग को जो है कोनिकल मूवमेंट ना दें, बल्कि नीचे की तरफ रखते हुए ही जो है हम उसको जो है मीडियल साइड पर और लेटरल साइड पर जो है वो मोड़ें, घुमाएं। तो इस तरह से ये इसको घुमाना अपने यहीं पर रहते हुए, ठीक है, जैसा कि पिक में दिखाया गया है, तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ मूवमेंट जो है वो है मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन की बात करते हैं हम पहले कि मीडियल रोटेशन इज ए रोटेशनल मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन, इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंटरनल रोटेशन। यहाँ तक पहले हम समझ लें इसको कि रोटेशन मूवमेंट क्या होती है, कि रोटेशन मूवमेंट क्या है, टुवर्ड्स मिड लाइन है, टुवर्ड्स मिड लाइन है। जैसा कि आप पिक में देखें जहाँ पर टो इन लिखा हुआ है ये हमारी इंटरनल रोटेशन है या इसको मेडियल रोटेशन कहते हैं। सिमिलरली सेकंड पिक में आप देखें एरो के साइन से शो किया गया है, हम अपने जो टो है उसको हम अंदर की तरफ जो है वो हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ रोटेट करना ये मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन है। Similarly, to understand this, we have two scenario to imagine. Firstly, with a straight leg, rotate it to point the toes inward. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि टोज़ को अंदर की तरफ हम मूव करें। दिस इज़ मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप। अब हम बात करते हैं लेटरल रोटेशन की। लेटरल का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम मिड लाइन ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लेटरल रोटेशन इज़ ए रोटेटिंग मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मीडियल रोटेशन। अब देखिए पिक में दिखाया गया है जो टो आउट यानी कि हम अपनी जो लेग है उसमें हमारा टो जो है आउटर साइड की तरफ यानी कि अवे फ्रॉम मिड लाइन की तरफ अगर रोटेट करें, घुमाएं, तो ये लेटरल रोटेशन कहलाती है, ठीक है जी। सिमिलरली जो ये जो पिक है इसमें जिसमें एरो से शो किया गया है
वहाँ पर भी देखेंगे टो को हम आउटसाइड की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इसे हम लेटरल रोटेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ मूवमेंट एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है, जैसे कि लफ्ज़ से हमें मालूम होता है कि ऊपर की तरफ उठाना, एलिवेट करना, ऊपर की तरफ ले जाना। तो यहाँ पर एलिवेशन का मतलब है रेफर्स टू मूवमेंट इन अ सुपीरियर डायरेक्शन। सुपीरियर का मालूम है आपको पहले ही कि ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल शोल्डर श्रग, जैसे कि पिक में दिखाया गया, दोनों चीज़ दिखाई गई हैं, एलिवेशन भी दिखाई गई है कि कंधे, हम कहते हैं ना कंधे उचकना, ऊपर की तरफ करना, तो कंधे ऊपर करना ये एलिवेशन है, और उनको वापस नीचे ले जाना ये सेकंड जो मूवमेंट है डिप्रेशन, उसकी एग्जांपल है। और डिप्रेशन का मतलब है कि मूवमेंट इन एन इन्फीरियर डायरेक्शन, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कंधे वापस नीचे लेकर गए हैं, एरो में भी शो किया गया है, तो ये डिप्रेशन है। सिमिलरली सेकंड पेयर में भी आप देखिए कि जो राइट साइड पे हमारे पास पिक है, एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल, जहाँ पे लिखा हुआ है मैंडिबल को जो है हम ऊपर की तरफ खींच लेना, ठीक है जी, ये एलिवेशन कहलाता है। और उस मैंडिबल को नीचे की तरफ लाना डिप्रेशन कहलाता है, जो कि पिक में आप देख सकते हैं। प्रोनेशन, अगेन कीपिंग द एल्बो एंड शोल्डर स्टिल, यानी शोल्डर और जो हमारी एल्बो है उसको हम साकित रखें, उसको ना मोड़ें, बल्कि हम क्या करें, फ्लिप योर हैंड ऑन टू इट्स फ्रंट। इसका जो आपका जो हैंड है उसको फ्रंट से क्या करें आप, पाम डाउन, अपनी हथेली को नीचे की तरफ करें। जब हथेली को नीचे की तरफ करें तो हथेली का जो बैक साइड है आपका, वो जो है यानी कि पोस्टीरियर साइड जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये पोजीशन के लिए दिस इज़ द प्रोन पोजीशन, और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड प्रोनेशन। दीज टर्म्स आल्सो अप्लाई टू द होल बॉडी, ये पूरी बॉडी पर भी अप्लाई हो सकती है, जैसा कि आप नीचे पिक में यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं कि व्हेन लाइंग फ्लैट ऑन द बैक द बॉडी इज इन सुपाइन, व्हेन द lying flat on the front of the body is prone। यानी कि अगर हम क्या करें कि हम लेटें अपनी कमर के बल, यानी कमर पर लेटें, जैसे कि ऊपर वाली पिक में दिखाया गया जहाँ सुपाइन लिखा हुआ है, तो यानी कि हमारा फेस अप साइड पर हो तो ये सुपाइन होती है। और अगर हम उल्टा लेटें, जैसे कि दूसरी पिक में दिखाया गया है कि हमारा जो है वो कमर या पीठ जो है हिप वगैरह ऊपर की तरफ हो, तो इसे हम प्रोन कहते हैं। तो इस तरीके ये जो मूवमेंट है इस तरह से करना, यानी कि हम सीधे लेटे हुए हैं और उल्टा लेटें, तो ये उल्टा लेटना हमारा प्रोनेशन कहलाएगा, ठीक है। और वापस सीधा लेटना हमारा जो है वो सुपीनेशन कहलाएगा, जो कि हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है। देखिए सुपीनेशन के लिए अब क्या कह रहे हैं, रेफर्स विद योर हैंड रेस्टिंग ऑन टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड कीपिंग योर शोल्डर एंड एल्बो स्टिल। वही पिछली वाली बात की गई कि हम ये हमारे शोल्डर और एल्बो वगैरह को हम स्टिल रखेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, टर्न योर हैंड ऑन टू इट्स बैक, कि हम अपना जो हाथ है उसको जो है अपने बैक पर रख लेंगे, यानी टेबल बैक पर रख लेंगे, और पाम्स अप, और हथेली जो है हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। दिस इज़ द सुपीनेशन पोजीशन, एंड सो दिस मूवमेंट इज सुपीनेशन। दिस इज सुपाइन पोजीशन, एंड सो दिस मूवमेंट इज सुपीनेशन। अब सिंपल ये हो गया कि आपकी जो हथेली है ऊपर, उसको ऊपर की तरफ मूव करना, ठीक है, ये कहलाता है सुपीनेशन। और इसको वापस जो है, जो आपकी हथेली है वो नीचे की तरफ कर लेना, या जैसे टेबल पर रखी हुई तो टेबल की तरफ कर लेना, तो आपके हथेली का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाना, तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसे हम प्रोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो है डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अब हम फ्लेक्शन का तो हमें मालूम था या मालूम है कि फ्लेक्शन जो है उसमें एंगल जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर हम देख लें डोर्सी फ्लेक्शन का क्या मतलब है। तो डोर्सल जो है वो हमारा पार्ट होता है जहाँ पर कि हमारी स्किन होती है, जैसे जो हमारी पाम जो एनाटॉमिकल पोजीशन में सामने होती है वो पामर सरफेस होता है, और बैक उसका डोर्सल सरफेस होता है। इसी तरीके से हमारी अगर पैर की हम बात करें, फुट की बात करें,
तो वो हिस्सा जब हम खड़े होते हैं ज़मीन से टच होता है, ठीक है, उसको प्लांटर कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर स्किन होती है हमारे, जिस तरफ हमारे नेल नज़र आते हैं, ठीक है, यानी ऊपर का हिस्सा, वो कहलाता है हमारा डोर्सल सरफेस। अब यहाँ पर बात हो रही है डोर्सी फ्लेक्शन की। तो डोर्सी फ्लेक्शन रेफर्स टू फ्लेक्शन एट द एंकल सो दैट द फुट पॉइंट्स मोर सुपीरियरली, कि हमारा जो एंकल है, ठीक है, वो जो है ऊपर की तरफ मूव करे। जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिंगर्स हैं, हमारा जो टो है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारी टिबिया वाली जो साइड है ये, और हमारे जो ये फुट है, इसके दरमियान जो है एंगल कम हो रहा है। तो चूँकि ये डोर्सल साइड पर जो है वो एंगल कम हो रहा है, इसलिए इसे हम डोर्सी फ्लेक्शन का नाम देते हैं। सिमिलरली डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द हैंड इज़ ए कंफ्यूजिंग टर्म एंड सो इज़ रेयरली यूज्ड। ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। डोर्सम ऑफ द हैंड इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, सो मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन इज़ एक्सटेंशन। तो हमारी जो हैंड की मूवमेंट है उसको एक्सटेंशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं बजाय जो है डोर्सी फ्लेक्शन के। Therefore we can say that the dorsiflexion of the wrist is the same as extension। यानी जो एक्सटेंशन की डेफिनेशन है कि जहाँ पर के एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता है हमारी जो है पामर सरफेस और हमारी जो रेडियस होती है इसके दरमियान एंगल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ पर बैक एक्सटेंशन है और चूँकि यहाँ पे डोर्सल सरफेस की तरफ एंगल कम हो रहा है, तो इसलिए इसको डोर्सी फ्लेक्शन भी कहते हैं। लेकिन ये टर्म कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर हम इसके लिए रिस्ट पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन के नाम से। प्लांटर फ्लेक्शन रेफर्स एक्सटेंशन एट द एंकल सो दैट द फुट पॉइंट्स इंफीरियरली। ये जो फुट जो है वो ज़मीन की तरफ जो है वो इसकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि पिक में आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली देयर इज़ ए टर्म फॉर द हैंड विच इज़ पामर फ्लेक्शन, यानी कि इसमें जो हमारी पाम जो होती है वो डाउन साइड जो है मूव करती है, यानी कि जो हमारे फ्लेक्सर सरफेस होते हैं उस तरफ मूव करती है, तो उसे पामर फ्लेक्शन कहते हैं। Inversion and eversion. Inversion and eversion are movements which occur at the ankle joint referring to the rotation of the foot around its long axis। यहाँ पर जो है बताया गया है कि दोनों मूवमेंट जो है वो एंकल जॉइंट पर होती हैं, ठीक है, और ये रेफ़र करती है रोटेशन ऑफ फुट की अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस हमारी कौन सी होती है? जो हमारी स्ट्रेट जो लाइन है, अगर हम खड़े हों तो वो स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन के हिसाब से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन्वर्जन क्या है देखें अब हम। इन्वर्जन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड द मीडियन प्लेन, टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। इन इन लफ्ज़ से ही आप इसको कर लीजिएगा इनर साइड पर। इससे याद कर सकते हैं आप कि इनर साइड पर जो है वो सोल की हमारी मूवमेंट होगी, सो दैट द सोल फेसेस इन ए मीडियल डायरेक्शन। मीडियल डायरेक्शन की तरफ होगा, जैसा कि आपको इस बी पिक में दिखाया गया है, ठीक है जी। कि देखें टो और जो हमारा सोल है वो मीडियन प्लेन की तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरीके से मीडियन प्लेन की तरफ मूव करना या इनर साइड पर मूव करना, टोज़ को दोनों टोज़ जो है वो अंदर की तरफ लाना इन्वर्जन कहलाता है। सिमिलरली एवर्जन क्या है? इसके अपोजिट मूवमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि सोल विल गो अवे फ्रॉम द मिड लाइन सो दैट द सोल फेसेस इन ए लैटरल डायरेक्शन। और इसमें क्या होगा कि जो सोल है वो हमारा या जो हमारे टोज़ हैं वो लेटरल साइड पर मूव करते हैं, ठीक है जी। तो एक इसमें यानी कि लेटरल साइड पर मूवमेंट है जो कि एवर्जन है, और एक मिडिल साइड पर रोटेशन है इसकी, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और मैंने आपको एक और हिंट ये दे दी है कि इन्वर्जन एवर्जन आ जाए तो इसमें इन से आप समझ लें कि इनर साइड पर जो है मूवमेंट करनी है सोल की और आपके टोज़ की। थैंक्स फॉर वाचिंग my this video,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप इसे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये आप उन तमाम दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग जो है बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारा जो है यूनिट हमारे हैं उसमें। इसी तरीके से सीएनए का जो कोर्स है उसमें भी, इसके अलावा मिडवाइफ और एलएचवीज़ वगैरह, उन सबको भी जो है इन टर्म्स की पढ़ने की ज़रूरत है। या एनाटॉमी फिजियोलॉजी उनका भी सब्जेक्ट है, क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड any disease of the body and different terms. So kindly share it with your friends and subscribe my channel also. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 5 होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।